चलिए भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सर्वाफियत से हैं? बता दीजिए जल्दी, कल का क्लास हम लोग कहाँ तक हुआ था। उसके बाद का क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग अपने रोज़मर्रा की तरह कुछ डिस्कस कर लेंगे, कुछ सवालात वगैरह पूछ लेंगे, उसके बाद ही फिर हम लोग आगे चलेंगे। कल का अगर कोई क्लास कल का क्लास अगर आप लोग छोड़ दिए, अगर कल का क्लास नहीं देखे हैं तो आप जा करके देख लीजिएगा। मसनवी गुलज़ारे नसीम पे इसका पार्ट 1, मतलब जो इनके मुसन्निफ़ हैं उनके हालात ज़िंदगी पर मैंने तज़किरा किया था। उनके हालातों कवायद आपके सामने मैंने रखा था। अब आज का जो क्लास होगा वो याद रखिएगा, तसनीफ़ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और उसके कुछ अहम किरदार जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम होते हैं, उन किरदार पे आज हम लोग तज़किरा करने वाले हैं। पहले ये बता दीजिए, आवाज़ वगैरह क्लियर है? सारी चीज़ें डन हैं? आवाज़ क्लियर जा रही है आप तक? यस और नो? मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं चलते चलाते कि हमारा क्लास मुआविन उर्दू मुतरज्जिम के लिए चल रहे हैं। हम ऑलरेडी BPSC टेरी 4 वालों की भी तैयारी करा रहा हूँ। आप में से कोई नए साथी जुड़े हुए हैं जिनको अगर इन्फॉर्मेशन नहीं था, या जो मेरे पास पुराने साथी हैं, उनसे मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि ऑलरेडी आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक इसका इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और हमारा जो ख़ास मकसद है वो UGC नेट को ही हम लोग फोकस कर रहे हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। UGC नेट के संदर्भ में ही कह लीजिए कि हमारा क्लास आता है BPSC TRE 4। जो उर्दू वाले बच्चे हैं खुसूसन वो मुतवज्जे होंगे, उनके लिए ज़रूरी क्लास, उनके लिए भी क्लास चल रहा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, उसको गौर से सुनिएगा कि हम इवनिंग में रोज़ाना शाम 8-9:15 में लाइव क्लास आता हूँ। जो दिन में हम लोग पढ़ते हैं उसी पे हम लोग रात में डिस्कस करते हैं। मेरा क्लास यूं ही सिर्फ सादा सादी क्लास नहीं चलता। मैं यहीं पे सारे क्वेश्चन आप लोगों को रटवा देता हूँ, याद करा देता हूँ, ताकि आपको मज़ीद अलग से मेहनत नहीं करना पड़े, अलग से आप मेहनत नहीं करो, ताकि यहीं पे सारी चीज़ें मैं करा देता हूँ। तो ये ध्यान में रखिएगा। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए ऑलरेडी हम लाइव क्लास में आते हैं जहाँ पर हम डिस्कस करते हैं और वही इम्पोर्टेंट प्रश्न पे हम लोग बात करते हैं जो हम लोगों के एग्ज़ाम में फॉर्म किया जाता है। तो आज भी एज यूजुअल हम लोग क्लास लेकर के आएंगे, लाइव क्लास। तो आप लोग 9:15 में नमाज से फारिग होकर के क्लास से जुड़ना ना भूलें। ज़रूर आप लोग आइए। आपका सपोर्ट ही सब कुछ होता है और आपको भी बेनिफिट है। मेरा क्या सपोर्ट है, आपका ही सारा का सारा बेनिफिट है। एग्ज़ाम में बैठेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा, और जब एग्ज़ाम निकल जाएगा, इट्स नो यूज़ ऑफ क्राइंग नाउ। अब चिल्लाने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। जब हाथ से आकर के अपॉर्चुनिटी निकल जाएंगे तो फिर हम मलाल करते हुए रह जाएंगे। सिर्फ अफसोस और तासुब के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। तो ये ध्यान में रखते हुए भैया ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर लीजिए, पढ़ लीजिए, मेहनत कर लीजिएगा। यही आपको ऑलरेडी एग्ज़ाम में काम आने वाली चीज़ है, वरना सारी चीज़ें बेकार हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा खेल खुद के तरफ मुतवज्जे हैं, बहुत ज़्यादा एडिशनल चीज़ों की तरफ आपका ध्यान जाता है, तो प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि 2-3 महीना के लिए सारी चीज़ों को पोस्टपोन कर दीजिए। एग्ज़ाम दे करके आइए, सफल हो जाइए, कामयाबी की मंजिल पर कदम रख दीजिए। फिर इंशाल्लाह उसके बाद आपकी ज़िंदगी में सिर्फ मस्ती ही करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आप जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, अथक कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, जद्दोजहद कीजिए। रिजल्ट देना ये अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। मायूस ना होइए, अपनी तरफ से अपनी मेहनत को जारी रखिए, इंशाल्लाह रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे ही आएंगे। चलिए, तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि अगर इन्फॉर्मेशन आप तक टाइम तक नहीं पहुँचती है, टाइम से नहीं पहुँचती है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको समय पर हर चीज़ का सूचना मिलता रहे। हम लोग बात कर रहे थे मसनवी गुलज़ारे नसीम, जिनके लेखक थे या जिनके मुसन्निफ़ थे, आप मुसन्निफ़ कह लीजिए, जिनके मुसन्निफ़ थे, जिनका नाम मैंने आप लोगों को बताया था
दयाशंकर नसीम कोल या दयाशंकर कोल नसीम। नसीम तखल्लुस किया करते थे, ये ध्यान में रखिएगा। तो वहीं से हम लोग 8-10 क्वेश्चन पहले उठाते हैं जल्दी जल्दी, वहीं से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से। आप लोग एक्टिव हो, तैयार हैं क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। हमारा क्लास का अंदाज ही अलग होता है बाबू। लाइव क्लास में जुड़ करके देखिए या ये ऑफलाइन क्लास में जुड़ करके देखिए। हमारा क्लास का उद्देश्य ये होता है कि जो भी पढ़ाता हूँ यहीं रटवाता हूँ। तो जो मैंने कल पढ़ाया था उसी पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे, उसी पे आज हम लोग बहसो मुबाहसा करेंगे, ताकि वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ जाए। कॉपी पे लिख करके सिर्फ मुनहसर ना हो जाएंगे, इसलिए कि कॉपी आपके साथ एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाता है। आपका माइंड में जो चीज़ें होती हैं वही ऑलरेडी आपका एग्जाम तक जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। उनका नाम था, उनका पूरा नाम नसीम तखल्लुस करते थे, अभी मैंने आपको बताया नसीम तखल्लुस करते थे। और उनका पूरा नाम क्या था? दयाशंकर कोल नसीम, पंडित दयाशंकर कोल। इनका नाम क्या था? पंडित दयाशंकर कोल। इनके वालिद की अगर हम लोग बात कर लें तो मैंने कल ही बताया था आप लोगों को, गंगा प्रसाद कोल। गंगा प्रसाद कोल। वालिद मोहतरम से भी तो ऑलरेडी फॉर्म किए जाते हैं ना क्वेश्चन। वालिद मोहतरम, वालिद के नाम से, उस्ताद के नाम से, उनके कौन उस्ताद थे, इससे भी क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं। किताब की 2-3 चीज़ मैंने बताया कब लिखी गई थी, इससे फॉर्म किए जाते हैं। किताब की इशाअत कब हुई ये पूछी जाती है आपसे। कहाँ से पब्लिश हुआ था इसके बारे में पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और उसी का ऑलरेडी मैं क्लास के अंदर रिपीटेशन देता हूँ ताकि आपके जहन में बैठे। वो सारी चीज़ें जब आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, इंशाल्लाह एग्जाम में जाइएगा तो आपको क्वेश्चन देख करके ही समझ में आ जाएगा मुझे टिक क्या लगाना है और क्या नहीं लगाना है। ये ध्यान में रखिएगा। तो इनका पूरा नाम दयाशंकर, पंडित दयाशंकर कोल था। वालिद का नाम अभी बताया मैंने, गंगा प्रसाद कोल। तखल्लुस क्या करते थे? नसीम। चलिए यहाँ तक बात समझ में आई। तखल्लुस करते थे नसीम। अगर हम लोग बात कर लें नसीम साहब के बारे में तो ये इनके वालिद मोहतरम जो थे, ये इनके आबाओ अजदाद जो थे वो ताल्लुक़ रखते थे, कश्मीरी पंडित थे, मतलब कश्मीर के पंडित घराने से ताल्लुक़ रखते थे। ये भी ध्यान में रखिएगा। इनका बिरादरी, इनका ख़ानदान, इनका आबाओ अजदाद, ये सारे लोग ताल्लुक़ रखते थे, कश्मीरी पंडित थे, मतलब ये कह सकते हैं कश्मीरी ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते थे। फिर वहाँ से मुंतकिल होकर लखनऊ आए थे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन शोरा किस दबिस्तान से मुंसलिक थे। तो याद रखिएगा दयाशंकर नसीम साहब दबिस्तान लखनऊ से मुंसलिक थे। दबिस्तान लखनऊ से इनका राब्ता था। ये भी ध्यान में रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सारी की सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके एग्ज़ाम के पर्पज से सारी की सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान में रखिएगा। एक ज़रा इन सबको इनको नज़रअंदाज नहीं करेंगे प्लीज़। अगर हम लोग बात कर लें इनका पंडित दयाशंकर नसीम साहब का, तो इनकी पैदाइश सन 1811 में लखनऊ में हुआ था। और इनकी वफ़ात की अगर हम लोग बात कर लेते, इनके वफ़ात में 2 मुहक्किक का नाम हम लोगों को याद रखना है। 2 मुहक्किक का नाम हम लोगों को याद रखना है। एक मुहक्किक उनमें कहते हैं कि इनकी वफ़ात सन 1845 में हुआ था, मतलब ये 34 साल जीवित रहे, ये 34 साल तक के जिंदा रहे। लेकिन एक और मुहक्किक है कि वो कहते हैं कि नहीं 32 साल इन्होंने जिंदा रहा और इनकी वफ़ात सन 1843 में हुआ था। अब एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो ध्यान में ये रखिएगा ऑप्शन में अगर 43 और 45, अगर 45 आता हो तो 45 को तरजीह दीजिएगा। अगर 45 ना आता हो, 43 आ रहा है तो फिर 43 की तरफ जाइएगा। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। किसने? बकौल रशीद हसन खां, बकौल रशीद हसन खां। और याद रखिएगा इनकी किताब की तरतीब भी इन्होंने ही दिया है। इनकी किताब मसनवी गुलजार नसीम को मुरतब करने वाले रशीद हसन खां ही हैं। तो रशीद हसन खां से हमें 2 पॉइंट मिला याद रखने के लिए। एक रशीद हसन खां, इनकी तारीख़ वफ़ात बताते हैं सन 1845 और इन्होंने ही किताब को मुरतब किया था, इन्होंने ही किताब को तरतीब दी थी। ये भी ध्यान में रखिएगा। और एक थे याद रखिएगा इनके साथ नूरुल हसन नकवी। कौन थे? एक और मुहक्किक थे नूरुल हसन नकवी। उनका कौल है, उनका मानना है कि इनकी वफ़ात
सन 1843 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1843 में। यहाँ तक बात समझ में आई? ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ ये सारी चीजें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा गौर से। दयाशंकर नसीम साहब की अगर हम लोग बात कर ले तो अमजद अली शाह के ज़माने में इन्होंने होश संभाला था। ये पॉइंटेड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, ये ध्यान में रखिएगा। अगर हम लोग इनकी बात कर लें तो ये 20 साल की उम्र में शायरी शुरू की थी, शायरी कहना शुरू किया था। और 20 साल की उम्र में जब इन्होंने शायरी शुरू की तो किसी न किसी उस्ताद से वाबस्ता होना पड़ेगा, किसी न किसी उस्ताद से आपको ताल्लुक़ कायम करने होंगे, तभी तो आप इस्लाह कराएंगे। तो इन्होंने भी याद रखिएगा ख्वाजा हैदर अली आतिश, ख्वाजा हैदर अली आतिश, ये नाम याद रखिएगा। ख्वाजा हैदर अली आतिश साहब से इन्होंने अपने अशार के अंदर इस्लाह लिया था। तो मतलब इनका उस्ताद की अगर हम लोग बात कर लें तो इनके उस्ताद ख्वाजा हैदर अली आतिश साहब हैं। याद रखिएगा इनके अशार के अंदर, इनके कलाम के अंदर उस्ताद मोहतरम का झलक ज़्यादा पाई जाती थी। मतलब ये समझ में आ रहा कि जो तर्ज कलाम आतिश साहब का था, ख्वाजा हैदर अली आतिश साहब जिस तर्ज पे कलाम कहा करते थे, इन्होंने भी दयाशंकर नसीम साहब ने भी उसी अंदाज पर रखा, उसी अंदाज पर किया। मतलब ये समझ में आता है तो उस्ताद का तर्ज कलाम इन्होंने अपनाया था, ये ध्यान में बात रखिएगा। अगर हम लोग बात कर लें तो दयाशंकर नसीम साहब किस दबिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे? अभी मैंने आपको बताया किससे ताल्लुक़ रखते थे, जल्दी बताइए किससे ताल्लुक़ रखते थे? दबिस्तान लखनऊ से। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अगर हम लोग बात कर लें मसनवी गुलजार नसीम के बारे में, मसनवी गुलजार नसीम अगर आपको ज़र्रा बराबर भी याद है तो आप ज़रा जहमत कीजिए और ये बताइए कि मसनवी गुलजार नसीम को नसीम साहब ने कब लिखना शुरू किया था। ये पॉइंट आपको बताना है, जल्दी से बताना है। तो बताओ, आप बताइए जल्दी से, बोलो जल्दी से, खड़ा हो करके बताइए। आप लोग कमेंट पे ध्यान दिया कीजिए, कमेंट क्लास से रिलेटेड ही होना चाहिए। यहाँ आकर के ना दोस्ती गठबंधन की सरकार मत बना लिया कीजिए, आपस में ही आकर के तुम्हारा नाम क्या है तो उसका नाम क्या है, इन सारी चीज़ों से परहेज किया कीजिए और उन्हीं चीज़ों को फोकस किया कीजिए। क्लास से मुताल्लिक अगर कोई आपको डाउट है तो क्लास में क्वेश्चन करेंगे, कमेंट करके पूछेंगे। क्लास से रिलेटेड कोई बात नहीं है तो आप लोग आपस में बात ना करें, आप ध्यान दिया कीजिए क्लास पे, ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी पे ध्यान दिया कीजिए। इसके अलावा एडिशनल जो बातें हैं, जो अतिरिक्त चीज़ें हैं ना, उनको बलाए ताक रख करके आया कीजिए। तोर बहन काची नाम हो तो तोर बहनी काची नाम हो, तो फलानवा के क्या काम हो, उल्टा सीधा काम के चक्कर में लगे रहती हो, सब मूड खराब। क्लास पे ध्यान दीजिए। तो इन्होंने सन 1800, मैंने बताया था, इन्होंने सन 1838 और 39 के बीच में इन्होंने लिखा था। गुलजार नसीम को, मसनवी गुलजार नसीम को नसीम साहब ने सन 1838 और 39 के बीच में लिखा था। इसकी इशाअत की अगर हम लोग बात कर लें तो सन 1844 में इसकी इशाअत हुई थी। कब हुई थी? सन 1844 में। मिनट, थोड़ा सा सन 1844 में। कब? सन 1844 में इसकी इशाअत हुई थी, ये भी बात याद रखिएगा। लाए इस बुत का इल्तिजा करके, लाए इस बुत का इल्तिजा करके कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, ये भी अशार ध्यान में रखिएगा। इस अशार से भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अगर हम लोग बात कर लें तो ये एक तबाजात किताब नहीं है बल्कि इसे ओखस किया गया था। इसका अगर सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें तो इज्जतुल्लाह बंगाली साहब ने, किसने? इज्जतुल्लाह बंगाली साहब ने गुल बुकावली के नाम से फारसी नसर में इस किताब को लिखी थी, गुल बुकावली के नाम से। तो वहाँ से इसे ओखस किया गया है, याद रखिएगा। ये तबाजात मसनवी नहीं है, ये भी ध्यान में रखिएगा। आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सी मसनवी तबाजात मसनवी नहीं है, तो तबाजात मसनवी में गुलजार नसीम तबाजात मसनवी नहीं है, बल्कि नसीम साहब ने इसे उर्दू गज़ल का लिबास पहना करके मसनवी गुलजार नसीम के साथ, मसनवी गुलजार नसीम के नाम के साथ इन्होंने इसे लिखा था। लेकिन इसका जो असल किताब थी, याद रखिएगा, गुल बुकावली के नाम से, जो इज्जतुल्लाह बंगाली साहब की किताब थी, जो उन्होंने फारसी नसर में लिखा था, यह भी ध्यान में रखिएगा।
और उसके बाद फिर इसके अंदर क्या हुआ, थोड़ी सी और तहरीफ की गई, थोड़ी सी और रद्दो बदल किया गया। और ये ध्यान में रखिएगा, गिलक्रिस्ट के फरमाइश पर, गिलक्रिस्ट किस कॉलेज से मुंसलिक थे, किस कॉलेज से संबंधित थे, कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा। दबिस्तान अदब में मैंने पढ़ा दिया है, फोर्ट विलियम कॉलेज को मैंने पढ़ाया, वहां पे गिलक्रिस्ट साहब का नाम मैंने बहुत लिया है। गिलक्रिस्ट साहब किस जगह से, अच्छा मैंने तो आंसर आपके सामने वाज़ेह कर ही दिया कि फोर्ट विलियम कॉलेज से ताल्लुक रखते थे, लेकिन अब ये आप बता दीजिए साथ में कि फोर्ट विलियम कॉलेज में किस ओहदे पर फाइज थे, किस ओहदे पर फाइज थे, ये आप बताइएगा मुझे जल्दी से। मतलब गिलक्रिस्ट किस ओहदे पर फाइज से फोर्ट विलियम कॉलेज में, ये आंसर आपको बताना है जल्दी से कमेंट करके। चलिए अगर हम लोग बात कर लें तो फोर्ट विलियम कॉलेज में गिलक्रिस्ट साहब के इसरार पर या उनकी फरमाइश पर या उनके हुक्म पे, जो भी आप कहना चाहते हो कह लो, उनके फरमाइश पर एक नाम और याद रखिएगा, निहाल चंद लाहौरी साहब ने, किसने, निहाल चंद लाहौरी साहब ने गुल मुकाबले को मजहबी इश्क के नाम पर तरतीब दिया और मजहबी इश्क के नाम से लिखा और इसे उर्दू में मुंतकिल करके इसकी इशाअत हुई। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। तब जाकर आता है मसनवी गुलजार नसीम का नंबर, तब आता है मसनवी गुलजार नसीम का नंबर। अब यहाँ मजहब इश्क से इसे ओखस किया जाता है, उर्दू गज़ल का लिबास पहनाया जाता है, उर्दू नज़म का लिबास पहनाया जाता है और नसीम साहब इसे उर्दू का लिबास पहना करके लोगों के सामने इसे एक अलग पहचान देते हैं और मसनवी गुलजार नसीम के शक्ल में लोगों के सामने पेश करते हैं। दैट इज, यहाँ तक की बात क्लियर हुई, सारी चीजें समझ में आई, यहाँ तक की जो मैंने डिस्कस की है सारी बातें समझ में आ गया, आप लोगों को आ गया होगा। अगर हम लोग बात कर लें मसनवी गुलजार नसीम की इशाअत, अभी मैंने आपको बताया सन 1844 में हुआ था, लिखा कब गया था, 38 और 39 के बीच में। अगर हम लोग बात कर लें तो मसनवी गुलजार नसीम को मुरतब करने वाले, अभी मैंने बताया, याद हो तो बता दीजिए जल्दी से। मसनवी गुलजार नसीम के ज़बान व बयान का वही रंग पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, ये भी पॉइंटेड बात है। मसनवी गुलजार नसीम का रंग ढंग ज़बान शक्ल सूरत सारी चीज़ें मुशाबे होती हैं, मुशाबे होती हैं फसाने अजायब से, किससे, फसाने अजायब से। आगे चलकर इस किताब के बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। मसनवी गुलजार नसीम की खुसूसियत में से एक ये भी खुसूसियत है कि रियायत लफ्ज़ी का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया। इसके अंदर क्या किया गया, रियायत लफ्ज़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया है। वो कौन सी मसनवी है जिसके अंदर रियायत लफ्ज़ी का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है, तो मसनवी गुलजार नसीम, ये भी याद रखिएगा। मसनवी गुलजार नसीम की बड़ी खुसूसियत एक ये भी खुसूसियत है कि इसके अंदर इख्तिसार पाई जाती है। इख्तिसार का मतलब होता है कि ये मसनवी बहुत ज़्यादा तूल नहीं होता है, बहुत ज़्यादा तवील नहीं होता है, बहुत मुख्तस होता है, बहुत ख़ास होता है, या कह सकते हैं कि बहुत मुख्तसर होता है। ये भी बात याद रखिएगा। मसनवी गुलजार नसीम के अंदर हम लोग बात कर लें तो मसनवी गुलजार नसीम के अंदर माफ़ौकुल फितरत का अनासिर ज़्यादा पाई जाती है। माफ़ौकुल फितरत का अनासिर ज़्यादा पाई जाती है का मतलब क्या हुआ, बताइए जल्दी से। माफ़ौकुल फितरत अनासिर का मतलब क्या हुआ, ये भी आप लोग जल्दी से बताइए। माफ़ौकुल फितरत अनासिर का मतलब इनके अंदर ऐसे किरदार पाए जाते हैं, इनके अंदर ऐसी किरदार होती है जो इंसान हकीकी दुनिया से ला ताल्लुक़ होता है, हकीकी दुनिया से उसे कोई मतलब नहीं होता है, कोई कनेक्शन नहीं होता उसका, मतलब हकीकी दुनिया से बहुत अलग तरीके का होता है। जैसे परियों का किस्सा, देवों का किस्सा, इन सारी चीज़ों का किस्सा, ये सब माफ़ौकुल फितरत अनासिर होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। मसनवी गुलजार नसीम का मुआजना ज़्यादातर याद रखिएगा मसनवी सहरुल बयान से किया जाता है, ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा। प्रोफेसर एहतशाम हुसैन और एक मैंने आपको बताया था, इनके साथ एक और नाम बताया था रशीद अहमद सिद्दीकी साहब। इन दोनों का कॉल आपको अगर याद है तो जल्दी कमेंट करके आप लोग बताइएगा। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, मुझे आंसर कीजिए। इन दोनों का कॉल सैयद एहतशाम हुसैन और रशीद अहमद सिद्दीकी, इन दोनों का कॉल हमको आपको ध्यान में याद है तो बताइए जल्दी से। आप 12 से 15 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे रिपीट किया,
यही सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लास में बने रहिए, इंशाल्लाह सारी चीजें जैसे मैं यहाँ पे याद कराने का कोशिश कर रहा हूँ वैसे हर चीज याद कराऊंगा। मैंने आप लोगों से शुरू में ही वादा किया था कि इंशाल्लाह क्लास को इस तरह फ्लेक्सिबल बनाई जाएगी कि सारी चीज़ें यहीं पे याद कराएंगे। और अगर ध्यान में एक बात और रखिएगा कि अगर यहाँ पे नहीं याद हो रहा, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ऐसा फील होता है, महसूस होता है इंसान को कि जब क्लास के अंदर बने हुए होते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि सारी चीज़ें याद हो रही हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सारी चीज़ें ध्यान से फिर निकलती चली जाती है। तो इसके लिए बहुत अच्छा आपको वे मैं दे रहा हूँ कि आप लाइव क्लास में रात में ज़रूर जुड़िएगा। वहाँ पे भी हम लोग इसी मैटर पे डिस्कस करते हैं, तो वहाँ इंशाल्लाह फिर सारी की सारी चीज़ें ज़हन-नशी हो जाएंगी। ये बात यहाँ तक क्लियर हुआ। और अगर क्लास अच्छा लगता है तो भाई मेरे बार बार आप लोगों को एक ही बात कहना, मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर क्लास अच्छा लगता है तो आपकी थोड़ी सी सपोर्ट होनी चाहिए, थोड़ी सी आपकी हेल्प हो जाए। आप जाइए जल्दी से जा करके, और याद रखिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, और एक दूसरे को ज़रूर शेयर किया कीजिए ताकि और दूसरे लोग भी जुड़ जाएं आपके साथ, और ताकि हम लोग साथ में मिल करके ऑलरेडी क्लास लें, एक नहीं बहुत सारी टीम बना करके। और इंशाल्लाह आने वाले ज़माने में उर्दू का हर एग्ज़ाम के लिए इंशाल्लाह आपका ये चैनल हमेशा आपके लिए सपोर्टिव बन करके खड़ा रहेगा। कंधों से कंधों मिला करके चलने के लिए हम तैयार हैं। इंशाल्लाह हमेशा आपके साथ हैं और ये चैनल आपके साथ हमेशा रहेगा। आप किसी भी तैयारी का, किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें उर्दू और इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी जितने नंबर के प्रश्न बनाए जाएंगे उसके लिए इंशाल्लाह ये चैनल आपके लिए और आपके साथ में है। चलिए हम लोग आते हैं आज की क्लास की तरफ। थोड़ा सा देखते हैं हम लोग मसनवी गुलजार नसीम का खुलासा। मसनवी गुलजार नसीम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनके बारे में जो अहम बातें थी वो ऑलरेडी मैंने आपके सामने में रखा। अब हम लोग देखते हैं चंद मखसूस किरदारों की पहचान। कुछ किरदार है इसके अंदर, देखिए किरदारों का भरमार है, यहाँ एकदम भरा हुआ है किरदार से, दिमाग आपका एकदम डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मैं याद रखिएगा उन्हीं किरदारों के बारे में डिस्कस करेंगे, उन्हीं किरदारों को मैं लेकर के आने का कोशिश करूंगा। जो किरदार हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वरना किरदार इसके अंदर बहुत ज़्यादा एकदम कहते हैं ना कि भरमार है। तो हम सबसे पहले खुलासे को आपके सामने में रखते हैं। खुलासे से ही याद रखिएगा बहुत सारे किरदार आपके सामने उजागर होंगे, जाहिर होंगे, वहाँ से भी आप लिख सकते हैं। कॉपी किताब लेकर के बैठे हो कि नहीं, पहले ये बताओ ऑनलाइन थे ना ऑफलाइन होते हैं ना, तो स्टिक का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा इस्तेमाल करते हैं ना स्टिक का। हमारे पास बच्चे जो ऑफलाइन में ना उनसे पूछिएगा, कभी उन लोग से मोबाइल से ना आप मांगिएगा कि सर ऑफलाइन में कैसे पढ़ाते हैं, तो समझ में आएगा। डंडा रखे हुए, डंडा, वो भी डंडा नहीं लाठी, जैसे भैंस को पीटते हो ना उसको वैसा रखे हुए हैं। इन लोग अवार्ड लगाते हैं, आप लोग भी रहते हैं ना तो समझाते हैं। अभी आंसर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, आंसर दे नहीं रहे, बेवकूफ सब, आंसर करना चाहिए ध्यान। चलिए मसनवी गुलजार नसीम का खुलासा पहले देखते हैं, और उसी से मुताल्लिक याद रखिएगा कुछ अहम किरदार जो मैंने आपके सामने में लेकर के रखा है, इसको ऑलरेडी हम लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। मसनवी गुलजार नसीम, देखिए पूरब का एक बादशाह था जिसका नाम ज़ैनुल मुलूक था। क्या नाम था? ज़ैनुल मुलूक। ये भी किरदार याद रखिएगा, मैंने लिखा है। ज़ैनुल मुलूक पूरब का एक बादशाह था, ये यूरोप का एक बादशाह था जिसका नाम ज़ैनुल मुलूक था। उसके कई सारे बच्चे थे और एक बच्चा आखिर में पैदा हुआ जिसका नाम इन्होंने ताजुल मुलूक रखा। क्या रखा? ताजुल मुलूक। और याद रखिएगा अगर नंबर में हम लोग बात कर ले तो 5वें नंबर पे आता है। आखिरी सबसे आखिरी बेटा होता है, हमको ये समझ में आ रहा है इससे कि बादशाह का 5 लड़का था और सबसे आखिरी लड़का जो था वो ताजुल मुलूक था। ताजुल मुलूक जैसे ही पैदा हुआ तो नुजूमियों का मशवरा हुआ, नुजूमियों ने यह मशवरा दिया बादशाह को कि देखिए कभी भी आप इस बच्चे को देख नहीं पाएंगे, कभी भी इस बच्चे को आप नहीं देखेंगे, ये बच्चा आपको नहीं देखेगा। अगर ऐसा होता है कि अगर आपकी नज़र इस बच्चे पे पड़ जाती है या ये बच्चा आपको देख लेता है तो आपकी रोशनी चली जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा, आप नाबीना हो जाएंगे, आप आंखों से अंधे हो जाएंगे, आपको नजर नहीं आएगा फिर। तो नुजूमियों ने ऐसा पेशन गोई कर दिया, ऐसा बता दिया। अब बाप बेटे के रिश्ते की बात है, कहीं ना कहीं बहुत परहेज करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं
गलती से ही नजर तो पड़ना ही था। तो एक मरतबा ऐसा हुआ कि चंद दिन गुजरने के बाद इत्तफाकन ऐसा हुआ कि बाप का नजर बेटे पर पड़ गया, बाप का सामना बेटे से हो गया, बाप का नजर पड़ गया और बाप की आंखें जाती रही और बहुत सारे डॉक्टरों को बुलाया गया, बहुत सारे डॉक्टरों को इलाज के लिए बुलाया गया। लेकिन उस समय अगर हम लोग बात कर लें डॉक्टरों का, तो डॉक्टर ज़्यादा क्या होते थे, वही सारे लोग होते थे। इतना तो ज़्यादा तरक्की याफ्ता उस समय का वक्त नहीं था। तो मुआलिज इलाज करने वाला जब आया तो उसमें बहुत सारे लोग पंडित थे, नजूमी थे, जो पेशन गोइयाँ करने वाले थे या फिर जड़ी बूटी का इस्तेमाल करने वाले लोग थे। तो उन लोगों ने बताया कि देखिए आपका इलाज जो है ना ये ला इलाज है। इलाज होने का बस एक ही तरीका है, वो याद रखिएगा। गुलदारे इरम में बोकावली का फूल है। क्या है? बोकावली का फूल है। अगर उससे आपकी आंखों में लगा दी जाए, अगर उसे आपकी आंखों में इस्तेमाल किया जाए तो आपकी रोशनी वापस आ जाएगी। अब ये बात सुनना था, बच्चों का दिमाग में बैठ गया। सारे बच्चे उस गुलदारे इरम में बोकावली का फूल पाने के लिए सारे बच्चे तत्पर हो गए, सारे बच्चे जाने लगे। तो चारों शहजादे गुल बोकावली के तलाश को निकले और पहली मंजिल पर दिलबर बेसवा, ये किरदार याद रखिएगा, दिलबर बेसवा, इनसे इन लोगों का झड़प होता है या फिर मुकाबला होता है। और मुकाबला होता है, किसी तरह का गेम होता है, किसी तरह का खेल होता है, चौसर का खेल। किरदार याद रखिएगा, सिर्फ किरदार अहम है, किरदार में याद रखिएगा चौसर का खेल। उसमें क्या होता है कि वो जो दिलबर पेशवा होता है इन सारे को हरा देता है। अब हराने के बाद अब ये लोग वहां से वापस आते हैं, नाउम्मीदी के साथ, मायूसी के साथ वापस चले आते हैं। जब ये लोग वापस आते हैं तो ताजुल मुलूक अब ये जाता है, पांचवें बेटे यानी ताजुल मुलूक दिलबर पेशवा की होशियारी को समझ लेता है। पहले ही ये समझ लेता है कि मतलब उसके वो हमारे साथ, वो हमें हरा क्यों दे रहा है, कैसे हरा दे रहा, मतलब ये सारी चीजें वो समझ जाता है। और समझ जाने के बाद करता क्या है कि अपने आस्तीन के अंदर ये नेवला छुपा कर ले जाता है और उसे जुए में मात दे देता है। फिर दूसरी मंजिल पर एक देव से मुकाबला करके उसे भी हरा देता है। देव की छोटी बहन हिमाला देवनी, याद रखिएगा किरदार हिमाला देवनी। अगर आप कॉपी किताब लेकर के बैठे हैं तो लिख लीजिए, और अगर बाद में देखते हैं तो याद रखिएगा, आप वीडियो को पॉज करके ये सब किरदार लिख लीजिएगा। हिमाला देवनी मददगार साबित होती है। उसकी बनाए हुए सुरंग के जरिए ताजुल मुलूक गुलदारे इरम में पहुंच जाता है और वो गुले बोकावली तोड़ लेता है। जिसके लिए जाता है, जिस फूल के लिए वो जाता है, वो फूल उसे प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है, तो उसे वो तोड़ करके रख लेता है। और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों में शेयर कीजिए वीडियो को। बैठे क्यों हैं? ज़्यादा से ज़्यादा उद्देश्य याद रखिएगा। मेरा ये क्लास का मकसद ये है कि हमारा हर साथी इस क्लास से मुनाफा उठाए। तो जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, खा वो किसी भी स्टेट से हो। अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, आप कोई मुश्किल नहीं, आपके लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं। आप ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो से निकाल करके या फिर इसका ऑलरेडी आप व्हाट्सएप पे ग्रुप बना होगा, उसमें आप लगा सकते हैं। मतलब बहुत सारे सोर्सेज हैं जहां से ऑलरेडी आप इसको स्प्रेड कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ऑलरेडी इसका प्रचार होना चाहिए ताकि बहुत सारे लोग जुड़ जाएं। हमारा मकसद ही आप लोगों को मंजिल मकसूद तक पहुंचाना। तो गुलदारे इरम में पहुंचा और गुले बोकावली तोड़ लेने में कामयाब हो जाता है। वतन लौटने के बाद ताजुल मुलूक के बड़े भाइयों से मुठभेड़ हो जाती है। अब होता ये है कि वो चारों भाई अब इससे क्या हो जाते हैं, ईर्ष्या पाल लेते हैं। मतलब एक तरह से कह लीजिए इनके अंदर क्या आ जाता है, इनके अंदर एक तरह से जलन आ जाती है कि हम लोग तो नाकाम हो गए और हम लोग बाप के सामने कैसे जाएंगे, कैसे मुंह दिखाएंगे, ये छोटा वाला भाई मेरा ऑलरेडी ये काम कर लिया। तो अब वो लोग क्या कर लेते हैं, इन लोगों से इससे लड़ जाते हैं और लड़ने के बाद किसी तरह से फूल वो लोग छीन लेते हैं और छीन करके लेकर के चले जाते हैं। तो उन्होंने धोखे और फ्रेब से बोकावली का फूल ताजुल मुलूक से छीन लेता है। अभी बताया मैंने, फूल सुल्तान की आंखों पर लगाए जाते हैं जिससे उसकी खोई हुई बिनाई वापस आ जाती है। इधर जब बोकावली ने गुलदारे इरम, बोकावली का किरदार याद रखिएगा, बोकावली बड़े मुतहर्रिक किरदार है इसका। आगे और देखेंगे किरदार को। ताजुल मुलूक तलाश में गुले बोकावली ने गुलदारे इरम से अपने फूल को गायब पाया तो बहुत ज़्यादा क्या हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और चोर की तलाश में वो सुराग लगाते हुए
सुल्तान के दरबार तक पहुंचे और मर्द की सूरत इख्तियार करके फर्रुख इब्न फिरोज के नाम से उसकी वजीर बन गए। फूल हाथ से निकल जाने के बाद ताजुल मुल्क शहर के करीब जादू के जोर से गुलशन निगार बनाकर रहने लगता है। अब होता ये है इसके साथ कि इसके भाई तो इससे छीन लेते हैं सारी चीजें। प्लीज गिव मी अ मोमेंट। इससे तो वो फूल छीन लेते हैं और फूल छीन लेने के बाद क्या होता है कि एक बेचारा घर भी नहीं जाता है और घर नहीं जाता है, वहीं पे बगल में जादू के जरिए क्या करता है वो गुलशन निगार बना करके वो रहने लगता है। ये रात ज्यादा मुद्दत तक पोशीदा नहीं रहती। बुकावली को भी पता चल गया कि असल चोर जो है इसका ताजुल मुलूक है। वो इसकी शुजाअत, दिलेरी और मर्दानगी की कायल हो जाती है। पहले मुलाकात में दिल हार जाती है। मतलब ये समझ में आया कि गुलजार नसीम के बारे में ऐसे हमने पीछे बताया है कि एक इश्क मसनवी है, ये भी याद रखिएगा। मुकावली की माँ हार जाती है, इश्क की इब्तदा हुई और वो दोनों साथ साथ गुलजार इरम में दादो ऐश के साथ रहने लगते हैं। मुकावली की माँ जमीला परी को यह हवाल मालूम होता है तो मुकावली को कैद कर दिया और ताजुल मुल्क को तिलसिम के जंगल में, तिलसिम ये भी किरदार याद रखिएगा, तिलसिम के जंगल में फुकवा दिया या फेंकवा दिया। फुकवा नहीं दिया बल्कि फेंकवा दिया, मतलब थ्रो आउट करा दिया, फेंकवा दिया। और ताजुल मुल्क तमाम आफात का नहायत हिम्मत और जुर्रात से मुकाबला किया और तिलसिम से राय हासिल की। आखिर मुकाबले इसका ब्याह हुआ और दोनों गुलशन निगार में आकर मजे में जिंदगी बसर करने लगे। दर हकीकत मुकाबले जो है ये इंद्रलोक की परी थी। कौन थी? अभी मैंने बताया कि इनके किरदार को ऐसे भी याद रखिएगा कि हकीकी दुनिया से इनका कोई ताल्लुक नहीं होता, मतलब ला ताल्लुक होते हैं। मसनवी के जितने भी किरदार होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, अभी मैंने आप लोगों को बताया वो सारे के सारे किस तरह के किरदार होते हैं, माफौकुल फितरत अनासिर होते हैं और इसके अंदर ज्यादा पाया गया है। तो इंद्रलोक की परी थी, वो हर रात उड़कर इंद्रलोक पहुंचती और सुबह ताजुल मुल्क की आंख खुलने से पहले वापस आ जाती। मतलब ये होता कि मतलब ये एक परी थी और ये इंद्रलोक की परी थी। तो ये ऐसा होता है कि दिन भर इसके साथ ताजुल मुल्क के साथ रहती, जिंदगी गुजारती। जब रात में होता, जब उसको ताजुल मुल्क को आंख लग जाता तो फिर वो चुप्पे से वहां से निकल जाती। निकलने का मतलब वहां से निकल करके इंद्रलोक चली जाती और फिर वो सुबह में इसके आंख खुलने से पहले ये पहुंच जाती है। यहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा। तो आ जाती। एक रात ताजुल मुल्क ने जान लिया कि बुकावली जो है कहने के मेरे साथ कुछ ना कुछ धोखा कर रही है, किसी ना किसी तरह से हमको गलत फहमी में मुब्तला करके रखी है। तो ये एक दिन जान लेता है इस चीज को और मुकाबले इस रात इतना उम्दा, एक रात ताजुल मुल्क ताड़ गया और मुकाबले के हमरा इंद्रलोक पहुंचा, वो भी मतलब चुप्पे। और जब वो परी थी तो ये भी अपना कुछ हरबा इस्तेमाल किया था। उस रात मुकाबले ने इतना अच्छा इंद्रलोक में मतलब रक्स किया। रक्स का मतलब होता है नाचना, और इस तरह नाचा कि सारे लोगों को पसंद आ गया। बेख्तियार क्या हुआ कि उसकी मुंह मांगी मुराद पूरी करने का वादा कर लिया। और जब इतना अच्छा रक्स की तो अपने जो उसका राजा था, जो उसका बादशाह था, उससे मुंह मांगा, इनाम मांगा कि मुझे इनाम में क्या चाहिए। तो देखिए आगे, मुकाबले ने ताजुल मुल्क के साथ जिंदगी बसर करने की इजाजत चाही, मगर उसे सुनते ही राजा के गैज़ो गज़ब की इंतहा न रही और मुकाबले को निस्फ पत्थर बनाकर एक मठ में कैद कर दिया। कुछ मुद्दत बाद राजा चतुर सेन चित्रावत, ये भी किरदार याद रखिएगा, राजा चतुर सेन चित्रावत, ये भी याद रखिएगा कि बेटे चित्रावत भी ताजुल मुल्क पर आशिक हो गई थी। उसे ताजुल मुल्क का रोज मठ जाना और मुकाबले से बातें करना नागवार गुजरने लगा। उसने वो मठ ही खुदवा डाला। मठ के इन्हदाम के बाद, मतलब मुनहदिम हो जाने के बाद, टूट जाने के बाद, खत्म हो जाने के बाद, डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद, खत्म हो जाने के बाद उस जमीन पर सरसों पैदा हुई जिसके तेल से एक दहकान किसको बोलते हैं याद रखिएगा, दहकान, जिसके तेल से एक दहकान की बीवी के हमल रह गया और मुकाबले नया जन्म पा लेती है। दहकान के घर जवान होकर मुकाबले फिर ताजुल मुल्क से मिलती है और दोनों के दिलों में मुराद पूरी हो जाती है। बात समझ में आए? अब बताओ, एक मरतबा वो मर जाती है, फिर उसके बाद उतना सारा प्रक्रिया चलता है, फिर उतना सारा प्रक्रिया चलने के बाद मतलब कहीं ना कहीं लगता है ऐसा कि फिल्मी दुनिया चल रहे हैं। जैसे आप लोगों ने एक मूवी देखा होगा करण अर्जुन,
एक बार मर जाता है, फिर माँ बोलती है मेरे करण अर्जुन आएंगे आएंगे आएंगे, आ ही जाता है। वही कुछ किरदार ऐसा, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा लगता है इंसान पढ़ने के बाद दिमाग बौला हो जाता है। तो बस किरदार हमें याद रखना है, हकीकत की तरफ नहीं जाना, हकीकत से कोई इसका ताल्लुक नहीं होता है, हकीकत से दूर दराज होकर के बातें कही जाती है, इसको सिर्फ हमको ध्यान में रखना है। चलिए किरदारों की पहचान कुछ कर लेते हैं। कुछ किरदार हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जानना हमारे लिए जरूरी है। तो मसनवी गुलजार नसीम में अगर हम लोग बात कर लें तो ये ज़ैनुल मुल्क कौन होता है? ज़ैनुल मुल्क ये पिता, ये बाप होता है किसका? ताजुल मुल्क का। और ताजुल मुल्क इसका सबसे छोटा लड़का होता है। ताजुल मुल्क इसका सबसे छोटा लड़का है, ये याद रखिएगा। और कौन होता है ये यूरोप का बादशाह होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। इसका सबसे छोटा बेटा ताजुल मुल्क होता है। वही सारा इंपॉर्टेंट ऑलरेडी जो आपके सामने किरदार है, इसी को ध्यान में रखिएगा। ताजुल मुल्क, ज़ैनुल मुल्क, बाप बेटे का रिश्ते हैं। और ये रिश्ता ऑलरेडी आपसे क्वेश्चन करके पूछता है आपसे, तो ये भी याद रखिएगा। शाहबानो एक किरदार है शाहबानो का। शाहबानो जो होती है ये शहजादे की माँ होती है, मतलब ताजुल मुल्क की माँ होती है। अब एक रिश्ता यहाँ से ये भी फाइंड आउट कर लीजिएगा कि जब ताजुल मुल्क शाहबानो जब ताजुल मुल्क की माँ है तो शाहबानो और ज़ैनुल मुल्क ये मियाँ बीवी का रिश्ता हो गया। ये भी ध्यान में रखिएगा। हमने लिखवाया नहीं, हमने बताया नहीं, लेकिन हम बार बार जोर दे रहा हूँ कि किरदार को एकदम ध्यान में रखिएगा। शाहबानो ज़ैनुल मुल्क दोनों का रिश्ता मियाँ बीवी। शाहबानो ताजुल मुल्क माँ बेटा। शाहबानो ये ज़ैनुल मुल्क और ताजुल मुल्क बाप बेटा। ये याद रखिएगा। शहजादे की माँ होती है, शहजादे का नाम जो होता है बुकावली था। और याद रखिएगा इनकी माँ का नाम जमीला परी, इनकी माँ का नाम जमीला परी, शहजादी की माँ का नाम जमीला परी। अब जमीला परी और ताजुल मुल्क का अगर हम लोग रिश्ता देखें तो बताइए जल्दी से। जमीला परी और ताजुल मुल्क मतलब ये हो गया जमीला परी सास और ये इनका दामाद। अगर हम लोग शाहबानो और जमीला परी का अगर देखें रिश्ता को मिलाएं तो दोनों क्या हो जाएंगे? अब क्या होंगे आप तुम लोग खुद जानेंगे, मुझे नहीं। फिरोज इस शहजादे का बाप होता है। फिरोज का भी एक किरदार है। और याद रखिएगा फिरोज हम लोगों ने एक जगह और पढ़ा है। तो फिरोज हम लोगों ने दो जगह पढ़ा। एक जगह हमने पढ़ा था जिन्नों के बादशाह का बेटा होता है फिरोज, जिन्नों के बादशाह का बेटा होता है फिरोज। कहाँ होता है, किस मसनवी में होता है, वो हमको कमेंट करके बताइए। तो फिरोज इस शहजादे का बाप होता है, सॉरी इस शहजादी मतलब शहजादी बुकावली की बाप होता है ये सिमन परी याद रखिएगा बुकावली की सहेली होती है। बहुत किरदार याद रखिएगा, रिलेशन से रिलेटेड करके बहुत पूछता है। बाप बेटा, माँ बेटी, सास बहू, ऐसे करके बहुत क्वेश्चन फॉर्म करता है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा, भूल मत जाइएगा प्लीज, बहुत दिक्कत हो जाएगा। बहराम शहजादे का वजीर होता है। शहजादे का वजीर एक बहराम का भी किरदार याद रखिएगा। शहजादे का वजीर होता है। रूह अफ़ज़ा परी का आशिक होता है। रूह अफ़ज़ा परी और बहराम, महबूब और महबूबा ये भी याद रखिएगा। रूह अफ़ज़ा परी का आशिक होता है। अगर हम लोग बोले शाह मुज़फ़्फ़र, तो शाह मुज़फ़्फ़र जो होते हैं ये रूह अफ़ज़ा के वालिद होते हैं। रूह अफ़ज़ा और शाह मुज़फ़्फ़र बाप बेटी। बहराम और शाह मुज़फ़्फ़र दामाद और ससुर रूह अफ़ज़ा के वालिद होते हैं। और हुस्न आरा का शौहर होता है। किसका? हुस्न आरा का शौहर होता है। तो हुस्न आरा और अभी मैंने बताया आप लोगों को शाह मुज़फ़्फ़र, इन दोनों का रिश्ता को भी याद रखिएगा। राजा इंद्र का भी किरदार है यहाँ पे, राजा इंद्र का भी किरदार है। अभी मैंने आप लोगों को बताया राजा इंद्र से याद रखिएगा। राजा इंद्र लोक का भी एक किरदार हम लोग आगे भी चल करके पढ़ेंगे, वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वहाँ पे भी 7-8 परी होंगे, वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा परी होगी। इसी तरह महताब परी होगी, बहुत तरह की परी होंगी। 6-7 किरदार वहाँ पे भी हम लोग देखेंगे, तो वहाँ पे भी इंद्र का बात चलेगा। तो राजा इंद्र जो हवा पर आबाद एक शहर क्या है, अमरनगर का, क्या है, एक शहर अमरनगर का राजा होता है। कौन होता है? राजा इंद्र, जो हवा पर आबाद एक शहर। अब ये देख लीजिए, ये किरदारी आपको बता रहा है कि हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। हवा पर आबाद एक शहर, तो हवा पर आबाद एक शहर
अमरनगर नाम होता है उस जगह का। ये पूछेगा आपसे कि राजा इंद्र जो होता है वो कहाँ का बादशाह होता है, तो अमरनगर का बादशाह होता है। जिसकी राजधानी आसीन होता है, कहाँ होता है, आसीन, ये भी याद रखिएगा किरदार, आसीन, जिसकी राजधानी आसीन होती है। हिमालय देवनी, हिमालय देवनी का भी हम लोगों ने खुलासे में भी पढ़ा था। हिमालय देवनी जिसके बनाए हुए सुरंग की मदद से शहजादा ताजुल मुलूक गुलजार एरम पहुंचता है, जो जाते हैं फूल लाने के लिए, मैंने अभी बताया था ना, जो जाता है फूल लाने के लिए, तो इसी के बनाए हुए याद रखिएगा हिमालय देवनी। और हिमालय देवनी का एक किरदार ये भी याद रखिएगा कि हिमालय देवनी ये फिदा हो जाती है, फिरफ्ता हो जाती है ताजुल मुलूक के ऊपर, ये भी याद रखिएगा। तो हिमालय देवनी जिसके बनाए हुए सुरंग के मदद से, अभी क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि वो कौन सा, वो किसने सुरंग बनाया था जिसके जरिए ताजुल मुलूक गुलजार एरम तक पहुंचा था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि किसके जरिए से, या किसके तवस्सुल से गुलजार एरम के बाग तक शहजादा ताजुल मुलूक का रसाई हुआ था। तो ये नाम याद रखिएगा हिमालय देवनी, इसका नाम याद रखिएगा हिमालय देवनी। और उसके बाद दिलबर बेसवा है, राजा चतुरसेन है, इन्हीं का एक लड़का और इन्हीं का एक लड़की होती है चित्रावत, चतुरसेन चित्रावत, अभी मैंने नाम लिया था ना, तो ये याद रखिएगा चतुरसेन की ही लड़की होती है चित्रावत। अगर और खुलासे की बात अगर हम लोग कर लें, इसमें और भी बहुत सारी चीजें जिनको याद रखिएगा। ताजुल मुलूक ने गुले मुकाबले तोड़ने के बाद मुकाबले को अंगूठी भी निशाने के तौर पर बदली थी, यानी अपनी अंगूठी उसे पहना दी थी और उसकी अंगूठी खुद पहन ली थी। ये भी पॉइंट याद रखने वाला हम लोगों को, याद रखिएगा, हम लिख दे रहे हैं। ओहो, जल्दी बताइए। गुले मुकाबले तोड़ करके जब वो वहां से जाता है, राजा का लड़का ताजुल मुलूक जब वहां से निकलता है, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। क्या बोला मैंने, अभी ये ध्यान में रखिएगा बात को, क्या मैंने बोला कि ताजुल मुलूक ने गुले मुकाबले तोड़ने के बाद मुकाबले की अंगूठी भी निशाने के तौर पर बदल ली थी, यानी अपनी अंगूठी उसे पहना दी थी और उसका अंगूठी खुद ले लिया था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। मतलब किससे हेर बदल कर लिया था, गुले मुकाबले से। गुले मुकाबले से क्या किया था, अंगूठी का उलट फेर, बस इतने लिख दे रहे, ध्यान में रखिएगा। अंगूठी का उलटफेर, गुले मुकाबले से अंगूठी का उलटफेर कर लिया था, किसने, ताजुल मुलूक ने। अगर हम लोग बात कर लें, मुकाबले फूल की तलाश में ज़ैनुल मुलूक दरिया में आई थी, मुकाबले फूल की तलाश में ज़ैनुल मुलूक के दरबार में आई थी। कहाँ आई थी, इनके वालिद, इनके बाप जो थे ज़ैनुल मुलूक के दरबार में आई थी। और याद रखिएगा जादू से मर्द बनकर इसके दरबार में फर्रुख इब्न फिरोज के नाम से वजीर बन गई थी। कहाँ आई थी, बड़ा चालाकी के साथ, बड़ा होशियारी के साथ आई और आकर के यहाँ पे फर्रुख इब्न फिरोज के नाम से यहाँ के वजीर बन गई थी। ताजुल मुलूक ने हिमालय देवनी की मदद से बुकावली की गुलजार एरम की तरफ गुलशन निगारें बनाई थी। शाह ज़ैनुल मुलूक को गुलशन निगार के बारे में दिलबर बेसवा का गुलाम साइद ने बताया था। ये याद रखिएगा, बादशाह ज़ैनुल मुलूक को ये इंफॉर्मेशन दिया था, सूचना दिया था कि गुलशन निगार के बारे में दिलबर बेसवा का गुलाम साइद का भी किरदार याद रखिएगा, मुकाबले ने गुलशन निगार से वापस आने के बाद ताजुल मुलूक को खत और अंगूठी अपने सहेली सिमन परी के हाथों भेजा था। मुकाबले के बाद जमीला ने ताजुल मुलूक को सहराए तिलस्म में डाला था और मुकाबले को कैद कर दिया था। इनकी माँ ही ऑलरेडी हमने बताया अभी आप लोगों को, गुले मुकाबले की माँ ने ही क्या किया था,
तिलस्म निगार के अंदर उसे फेंकवा दिया था बाद ये शहजादे को, और गुल बुकावली को क्या करा दी थी, कैद करा दी थी। ये भी ध्यान में रखिएगा। हिमालय देवनी के हुक्म पर देवों ने चूहा बनकर गुलजार एरम तक सुरंग खोदा था, जिसके मदद से शहजादा ताजुल मुल्क का गुलजार एरम तक पहुंच पाया था। तो मतलब उतना किरदार इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा जो मैंने ऊपर बताया। हिमालय ने ताजुल मुल्क को 2 बाल दिए थे और बोला था कि जलाने पर मदद के लिए आ जाऊंगी। हाँ, ये पॉइंट याद रखिएगा कि ताजुल मुल्क को हिमालय ने ताजुल मुल्क को ताजुल मुल्क को 2 बाल का किरदार नहीं, कई बाल दिए थे, कई बाल दिए थे। और उन्होंने बताया था कि अगर कभी कोई प्रॉब्लम है, कभी किसी तरह की समस्या हो, किसी तरह की दुश्वारी में, मुसीबत में अगर आप पड़ जाओ तो आप इसको जला देना। क्या कर देना, इसको जला देना, हम वहां पहुंच जाएंगे, हम वहां चले आएंगे। किसने कहा था, हिमालय ने। राजा इंद्र के दरबार में बुकावली के मुजरा में ताजुल मुल्क को पखाविची यानी ढोलक बजाने वाला बनकर पहुंचा था। ताजुल मुल्क के दरबार में ढोलक बजाने वाला का किरदार निभाने के लिए पहुंचा था। याद रखिए, राजा इंद्र के दरबार में। राजा इंद्र के दरबार में अभी मैंने बताया आप लोगों को कि वो जो लड़की थी गुल बुकावली जो थी, वो क्या थी, एक तरह से परी थी, और वो इंद्र लोक के दरबार की क्या थी, मतलब रक्काशा थी, नाचने वाली थी। तो वो रोजाना ये करती थी कि जब ये सो जाता था, ताजुल मुल्क जब सो जाता था, तो फिर वहां से वो चुप्पी वहां से निकल जाती थी। उसी के बारे में बताना आपको ये कि होता ही था ऐसा कि उसे छोड़ करके जब वो जाती थी तो इसको एक दिन पता चला। तो जब इसको एक दिन पता चला तो ये भी पीछे लग गई, तो पीछे लग गई। तो भैया जब वहां चलोगे तो कुछ ना कुछ तो आपको ये करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो हुलिया इख्तियार करना पड़ेगा, वरना पकड़े जाओगे। तो फिर उसने बोला ना कि ऐसा है कि चलो तुमको हम ले चल रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि ढोल ताशा बजाने वालों की नगाड़ा जिसको कहते हैं ना, बजाने वाले की शक्ल में लेकर चलोगे। अगर बादशाह हमसे पूछेगा तो हम बताएंगे कि हाँ एक बजनिया गवनिया है जिसको मैं अपने साथ लेकर के आई हूँ। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट किरदार थे जो मैंने आपके सामने रखा। इन सारे को ध्यान में रखिएगा, और यहीं से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, तो इन सारे को ध्यान में रखिएगा। इंशाल्लाह क्वेश्चन आसानी से होगा। आई थिंक आसानी से समझ में आया होगा। जितनी भी बातें मैंने समझाया आप लोगों को, कुछ नहीं समझ में आया तो लाइव क्लास में इवनिंग में जुड़ जाइएगा 9:15 में। इंशाल्लाह वहाँ पे आप जुड़िएगा तो डेफिनेटली आपको बहुत आसानी हो जाएंगी। और जितना भी चीज़ें यहाँ रिपीट कर रहे हो वहाँ पे भी रिपीटेशन करोगे तो पक्का हर चीज़ दिमाग में बैठ जाएगा। आई थिंक सारी बातें क्लियर हुआ होगा, आसानी से बात समझ में आ गई होगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और दूसरों तक शेयर कीजिए, और लोगों को इसके साथ जोड़ लीजिए, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके स्प्रेड कीजिए। और लाइव क्लास में 9:30 में, इवनिंग में 9:30 नहीं 9:15 में आप जुड़ना ना भूलें। उस समय भी आप जुड़िएगा। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुदा हाफिज़।